नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें लगातार भारत और चीन के बीच एक तरह का तनाव पैदा कर रही हैं, लेकिन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि वो इसके बावजूद भी 9 मई को चीन की यात्रा पर जाएंगे और कह रहे हैं साथ ही ये कि मसले को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। चीन ने अब जमीनी सीमा के अलावा वायु सीमा का भी उल्लंघन शुरू कर दिया है। सेना के सूत्रों की बात माने तो 21 अप्रैल को चीन के हेलीकॉप्टर भारतीय क्षेत्र में भी दाखिल हुए। चीनी फोर्सेस ने साफ कर दिया है कि वो दौलत बेग ओल्डी इलाके यानी कि जिसको DBO कहा जाता है, उस इलाके से वापस नहीं जाएंगे। चीनी प्रवक्ता का ये कहना है कि वो भारत के इलाके में 1 इंच भी दाखिल नहीं हुए हैं। चीनी दस्ते सीमा पर द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक ही अपने इलाके में ही सामान्य गश्त कर रहे हैं। उन्होंने LOC कभी पार नहीं किया। पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो तकरीबन 600 बार इस तरह की घुसपैठें हो चुकी हैं, छोटी मोटी बड़ी, लेकिन सेनाएं इस तरह से कभी जमी नहीं रहीं। सवाल यह है कि आखिर इस मोड़ पर भारत के पास विकल्प क्या है, भारत क्या कर सकता है। हालांकि सेना ने जरूर कहा है कि जवाब जो है ईंट का पत्थर से देना चाहिए, लेकिन इससे किस तरह से मसले सुलझाए जा सकेंगे, इससे पहले कि हम अपने खास मेहमानों से चर्चा शुरू करें, इस रिपोर्ट पर एक नजर। भारत की सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन चीन इस रुख पर कायम है कि LAC का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और बातचीत के जरिए समाधान निकाले जाने तक उसके सैनिक उसी स्थान पर बने रहेंगे। लद्दाख में हुई भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग भी बेनतीजा रही है। इससे पहले भी सितंबर 2012 में चीनी हेलीकॉप्टरों ने चुमार में उड़ान भरी थी। कुछ सैनिक जमीन पर उतरे थे। वहां भारतीय सैनिकों के बंकर व पुराने तंबू तहस नहस किए थे। भारतीय सेना ने इस मसले से निपटने के लिए सरकार को कई सैन्य विकल्प सुझाए हैं, जिसमें सेना के आक्रामक इस्तेमाल का भी जिक्र है। अगर इतिहास देखें तो चीन के किसी भी बड़े नेता के भारत आने से पहले इस तरह की सैन्य हरकतें देखी गई हैं। चीनी प्रधानमंत्री ली केचांग भी अगले महीने भारत आने वाले हैं। तो क्या चीन के सैनिकों की इन गतिविधियों को भी इसी कड़ी में देखा जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के जरिए हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे और इस नाजुक वक्त पर भारत के पास विकल्प क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई दबाव के आगे भारत को झुकना चाहिए या फिर जिस तरह से सेना की तरफ से एक तरह का दबाव आ रहा है उसको भी माना जाना चाहिए। मेरे साथ प्रोफेसर अलका आचार्य हैं, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज। कपिल काक जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ जाने माने, और राजीव सीकर जी, पूर्व राजदूत। इन मेहमानों के जरिए हम समझेंगे इस मुद्दे को। प्रोफेसर अलका आचार्य, सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, क्या जिस तरह से इसको बताया जा रहा है कि लगभग 2 दशकों बाद इस तरह की घुसपैठ देखी गई है और इसको सीना जोरी का नाम दिया जा रहा है, आप यही शब्द का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर पिछले 3 साल में देखें तो लगभग 600 तक के इनकर्शंस हो चुके हैं। इसका मतलब यही है कि हमारे सामने एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें ये होना स्वाभाविक है। दोनों देशों के बीच में कोई भी समझौता नहीं है कि सीमा कहाँ से जाती है। यहाँ तक कि LACG भी है, उसके भी हमारे अलग अलग मतभेद हैं। तो जहाँ ये DBO में जो LAC जा रही है वहाँ पर भी 2 LAC हैं, एक भारत की तरफ से जो सोच है और एक चीन की तरफ से। तो ये ज़रूर है कि इस बार जो उन्होंने आके जो खेमे गाड़े हैं वो और इनकर्शंस से अलग है। मतलब कि जो नियमित रूप से हम इनकर्शंस देखते आ रहे हैं और जिनके हम अब आदी हो चुके हैं उससे कहीं हटके है ये। तो थोड़ा सा एक स्लाइट जिसको कहते हैं ना टेंशन वाली बात बन रही है, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि ये एक मामला है जो कि एक हमारे इस स्थिति में बना हुआ है और जब तक कि हम इसको बातचीत से इसको नहीं हटाएंगे तब तक के ये चलता रहेगा। कपिल काक जी, जिस तरह से खुद कह रही हैं प्रोफेसर अलका आचार्य की जो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी सीमा क्या है और आपकी सीमा क्या है, और दोनों अपने हिसाब से अपनी सीमाएं तय कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो परेशानी हो रही है ये वाकई इंतजार कर रही थी होने का? और जिस तरह से पिछले बार में देखा है कि 600 ऑलरेडी हो चुकी हैं पिछले 3 साल में, यानी हर साल देखा जाए तो तकरीबन 200 से ज़्यादा घुसपैठ हो रही हैं, एक दिन में तकरीबन 1 घुसपैठ है। नहीं, देखिए, मैं अलका जी से एक वैसे सहमत हूँ जो कुछ भी उन्होंने कहा है, मगर मेरे दृष्टिकोण से लगता है कि ये एक चीन की तरफ से एक डिलिबरेट प्रोवोकेटिव एक्ट है। ये इसको सोच समझ के लिया गया है। लोकल कमांडर ने लांजाओ मिलिट्री एरिया कमांड जो लद्दाख में होता है वो, और पॉलिटिकल लीडरशिप जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन का कहा जाता है, क्योंकि इस जो हुआ है वो दर्शक जानते हैं, मगर क्यों हुआ है ये बहुत ही अहमियत रखता है। मुझे लगता है ये
भारत की जो कोशिश रही है कि आधुनिकीकरण किया जाए, देखो एयरफील्ड्स को एक्टिवेशन किया है, सुखोई 30 वहाँ पे लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा काम किया जाता है कि हमारे जो सीमा की स्थिति है उसको एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा आधुनिकीकरण करें। वो चीन नहीं करना चाहता, हम भारत को करना देता है। तो आपको वो बाद में बताएंगे। इस वक्त संक्षेप से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार सन 86 के बाद पीएलए के जो ट्रूप्स हैं या बॉर्डर गार्ड्स हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके, जैसे इन्होंने कहा है दृष्टिकोण अलग अलग हैं, मैं भी कहता हूँ मेरी लाइन यहाँ तक है, वो कहते हैं मेरी लाइन यहाँ तक है, मगर जो भी कुछ भी पेट्रोलिंग होती है, पिछले इतने 60 सालों से पेट्रोलिंग हुई है इस क्षेत्र में, तो अंडरस्टैंडिंग है आप कहाँ तक जा रहे हैं, हम कहाँ तक जा रहे हैं। मगर ये पहली बार है 86 के बाद, सुमदरोंग चू के बाद, जो चीन के लोग आए हैं, अबैंडन बंकर्स पे आए हैं, वहाँ टेंट लगाए हैं, पिछले चिढ़ाने की भी कोशिशें कर रहे हैं, पर्चे फेंक रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। जी नहीं, वो तो होता है रूटीन, मगर बैठना उस जगह पे 11वां दिन है आज, आरिफा जी 11वां दिन है यहाँ बैठे हुए हैं। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 86 में जब ऐसा हादसा सुमदरोंग चू में हुआ है, उस वक्त के सेना अध्यक्ष जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी ने एक बटालियन हेलीकॉप्टर्स, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वहाँ पे मौजूद की थी, जहाँ 30 चीनी मौजूद थे, 800 भारतीय थल सेना के लोग वहाँ मौजूद रहे और 4 दिनों में चूं करके वापस चले गए। वो सिर्फ क्षमता जानते हैं, वो आपकी डिप्लोमेसी कूटनीति कभी काफ़ी नहीं गौर करते हैं, मगर क्षमता जहां दिखानी है वो दिखाने की आवश्यकता है। मैं कहना ये नहीं चाहता हूं कि एस्केलेट करिए, नहीं, सोच समझ के करिए, कूटनीतिक रास्ते ढूंढिए, मगर अगर ये वहां से नहीं हटे तो प्रधानमंत्री उनके यहाँ आने की मेरे ख्याल में रुकावट होनी चाहिए। तो खुर्शीद साहब को जाने के लिए अगर 9 मई तक जानूंगी कि क्या वाकई जो बैठक होने वाली है फिर दोनों जो शीर्ष नेताओं की है, उसमें क्या फिर लद्दाख का मामला ही जो है वो डोमिनेट करेगा, वही जो है असर पाएगा। राजीव सिकरी जी, ये बताइए कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कपिल काक, और जिसको की मीटिंग में भी उठाया चीन ने, जो फ्लैग मीटिंग थी, उन्होंने कहा है कि जो ज़्यादा मूवमेंट्स हैं, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं भारत के, चीन क्या कहना चाहता है? पहली बात तो इस मूवमेंट के जरिए क्यों परेशानी है उसको, दूसरे क्या भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की है ये भी कुछ जहन में रखते हुए, उसके दिमाग में कुछ रखते हुए की है? ये जो मौजूदा जो करंट हमारा डेवलपमेंट है वहाँ कैसे समझेंगे उसे? मैं 2 बातें इसमें संदर्भ में कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये चीन की अग्रेसिव एक्शंस एक पैटर्न है। उन्होंने जापान के ख़िलाफ़ किया, वियतनाम के ख़िलाफ़ किया, फ़िलीपींस के ख़िलाफ़ किया, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए थी कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी ऐसे कुछ कार्रवाई करेंगे। वो अब उन्होंने कर दिखाई है। दूसरी बात कि एक परसेप्शन के मामला है। अब अनफॉर्चुनेटली एक ये परसेप्शन बढ़ गई है कि हिंदुस्तान राजनीतिक और सैनिक स्तरों में कमज़ोर है। राजनीति तो आप जानते ही हैं, आपसी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और सैनिक स्तर पर भी अखबारों में निकलता आ रहा है कि हमारी तैयारी ठीक नहीं है। पूर्व आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब एक पूर्व एयरफोर्स के चीफ है, उसके ख़िलाफ़ भी कोई आरोप लगाए गए हैं। अखबारों में बातें निकलती हैं कि हमारी तैयारी ठीक नहीं है, हमारे पास मीडियम रेंज गन्स नहीं हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। तो जब ऐसी परसेप्शन होती है तो, और चीन अपने आप को, नए उनके नेता जौन से आए हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम, जबकि उनकी अंदरूनी दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम हमारे पास क्षमता है। एक तरफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कोशिश की है कि पीएलए को थोड़ा सा उनके ऊपर रोक डाला जाए। हो सकता है कि ये पीएलए का थोड़ा पुश बैक पे हो, पर ये अंदरूनी मामले हैं। मैं इतना मोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान को टेस्ट करने के लिए किया है
कुछ ये वॉर ऑफ नर्व्स चल रही है, साइकोलॉजिकल गेम चल रही है। देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान पर कितना दबाव डाल सकते हैं। बाकी जो बातें जी कितना दबाव डाल सकते हैं, ये भी देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में दम कितना है, क्या सेना वाकई उस दबाव का जवाब दे रही है, क्या ये एक तरह का प्रोवोकेशन है जो चीन से मिल रहा है और इसीलिए सेना ये कह रही है आपके हमें बल से जवाब देना चाहिए। देखिए, जवाब जो हमें देना चाहिए वो हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर है। ऐसे कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि 1959 में और फिर 62 में हमने कहा था कि इन सबको खदेड़ दो, बाहर फेंक दो। अगर आपके पास क्षमता है तो ज़रूर करिए, अगर नहीं है तो ऐसे ये एम्प्टी वर्ड्स क्या फ़ायदा कहने का। तो दोनों साइड्स की कोशिश होनी चाहिए कि इस मामला भड़के नहीं। पर मैं ये समझता हूँ कि हमारा कोई रिस्पांस ज़रूर होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि रिस्पांस मिलिट्री ही हो। अगर हमारे पास मिलिट्री क्षमता है तो ठीक है, कहीं और जहाँ हमारे पास एडवांटेज है हम करें। पर हमने ना तो माउंटेन स्ट्राइक कोर को बनाया है। हो सकता है अगर हम ज़मीन पर नहीं कर सकते तो दूसरे मुल्कों के साथ, क्या वियतनाम, क्या जापान या अमेरिका के साथ मिलके कुछ मैरिटाइम प्रेशर भी डाल सकते हैं। तो मतलब रिस्पॉन्सेस कई तरह के हो सकते हैं, जवाब देना जरूरी है। जी कई तरह के हो सकते हैं, सैनिक क्षेत्र में भी और असैनिक क्षेत्र में तो और भी रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। ज़रूर रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये चुप करके बैठना और ये कहना कि ऐसे मामले होते रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और पर साथ ही साथ हमें ये जनता की जो उनसे भड़काना नहीं चाहिए। प्रेस को एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लेना चाहिए और ये भड़काना नहीं चाहिए मामला। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ राजीव सीकर जी। कपिल का ये बताइए कि कह रहे हैं कि भड़काऊ चीज़ें वहाँ से आ रही हैं हमारे पास, लेकिन जवाब हम संयम से दें। आपने भी थोड़ी देर पहले ये कहा कि डिप्लोमेटिक भाषा बहुत ज़्यादा चीन को समझ में नहीं आती है, बल्कि जो अग्रेशन की ज़बान है वही उनका एक तरीका है, एक दस्तूर उनका रहा है। तो इसको कैसे फिर हैंडल किया जाए? या दूसरी तरफ से भड़काऊ चीज़ें आ रही हैं, आप अगर संयम से जवाब देते भी हैं तो क्या उन्हें समझ आएगा? नहीं, उन्होंने हमारा संयम तो देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। दर्शक जानते हैं 2006 में पहली बार उनके हु जिनताओ आ रहे थे, उस वक्त ही उनके राजदूत ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है, पहली बार कहा है। उसके बाद कहते आ रहे हैं कि तवांग तो उनका हिस्सा है। 2009 में स्टेपल वीज़ा शुरू हुए हैं। 2010 में इतने प्रोवोकेटिव स्टेप्स डिप्लोमेटिक तरीके से लिए हैं। मगर ये भी कहने की आवश्यकता है कि हमारी तरफ से भी कूटनीतिक मामलों में जो जवाब देना था दिया गया। कहा कि प्रधानमंत्री अरुणाचल नहीं जाएंगे, कहा था दलाई लामा नहीं जाएंगे, वो गए, प्रधानमंत्री गए, दलाई लामा गए। तो वो कूटनीतिक में भी जो भी आप क्षमता दिखाते हैं वो जानते हैं कि उसको कैसे रिएक्ट करना है। मुझे लगता है ये अगर आप जैसे जनरल तरीके से मैरीटाइम सेक्टर्स में आप काउंटर रिएक्शन के, ये वो वक्त की बात है। मगर इस वक्त एक ऑन द स्पॉट स्थिति है कि उनके 30 लोग हों या 50 लोग हों, वहाँ आए हैं जो पहले कभी नहीं आए हैं। और दूसरी बहुत ही महत्व बात है कि वो हम बैठे हुए हैं, जा नहीं रहे। ये एक हमारे लिए सिंगल पॉइंट होना चाहिए कि आप यहाँ से हटिए। हम संयम दिखाते आए हैं, अब आप संयम दिखाएं और बातचीत करें। लेकिन प्रोफेसर आचार्य, उनकी तो स्पोक्स पर्सन ने ये भी कह दिया है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे क्योंकि ये हमारी सीमा है। ये कहने का क्या मतलब है कि ये चीन के अंदर ही ये इलाका आता है? हम अलग अलग अंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है, लेकिन एक ब्रॉड कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो इस बात की है कि हाँ, यहाँ पर जो है सीमाएं अलग अलग होती है। बार बार हम वहीं पर आ रहे हैं, उसी मुद्दे पर आ रहे हैं कि ये जो हमारे बीच में समस्या है वो एक विवाद है। विवाद का मतलब क्या होता है? विवाद का मतलब ये है कि हम नहीं मानते उनका, वो जो कह रहे हैं वो सीमा, और वो नहीं मानते हम अपनी सीमा समझते हैं। जब ये स्थिति है तो लाजमी है कि आप कुछ भी करेंगे, वो कहेंगे कि आप हमारे इलाके में कर रहे हैं, और हम कुछ करते हैं तो वो कुछ करते हैं तो हम कहते हैं। तो जब तक कि ये समस्या चलेगी तब तक कि इस तरह की ना तो मुझे भाषा समझ में आती है कि ये हमको चिढ़ा रहे हैं या हमारा रिजॉल्व टेस्ट कर रहे हैं या वो स्ट्रेंथ की भाषा समझते हैं। क्योंकि या तो हम एक तरफ से ये कहें कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना है, दूसरी तरफ हम ये भी समझ रहे हैं कि ये एक बहुत ही जटिल ऐतिहासिक एक समस्या रही है कि सबसे लंबी जो
इतिहास में, दुनिया में जो क्षेत्र बाउंड्री, डिस्प्यूटेड बाउंड्री, वो हम दोनों के बीच में है। इसमें बहुत से ऐतिहासिक पहलू हैं। चर्चा जारी है। आप देखिए कि 86 जिनका इन्होंने जिक्र किया, वो एक झटके देने वाली एक घटना थी। उसके बाद से दोनों देशों ने ये समझा कि अगर इस मामले को पकड़ में नहीं लाया गया तो ये किसी दिन बहुत बुरी तरह से असर करेगी। 1993, 96, 2003, 2005 लगातार दोनों देशों के बीच में यही बात चल रही है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस, मैकेनिज्म सॉर्ट आउट। अब सवाल ये उठता है, ये जो स्थिति है, या तो हम ये कहें कि आप तो हमारे में घुस आए हैं और हम तो अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, या फिर हम ये कहें कि चूंकि इसमें मतभेद है, तो जैसे एक तरफ से बात आई कि जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करें और जब तक कि हम ये सुलझा ना लें तब तक कि कम से कम इस खेद में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हमको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में लेनी पड़ेगी। दबाव दे रही हैं कि बातचीत होनी चाहिए, अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से नहीं देना चाहिए। लेकिन ब्रेक पे हालांकि जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब तक अगर 1962 से अब तक हम देखें, जो जंग हम दोनों ने लड़ी है, 50 राउंड की बातचीत हो चुकी है, तो जो चीज़ 50 बार में हल नहीं हुई वो 51वीं बार में कैसे? मैं ये नहीं कहूँ 62 में जंग जरूर हुई है, लेकिन 2003 में ही जाकर हमने जो एक बेसिस बनाई है डायलॉग की, वो उसके बाद से देखिए, 2003 के बाद से आप देखिए रिश्तों में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि 2003 में ये डिसीजन लिया गया था कि ये राजनीतिक अब एक परिप्रेक्ष्य में इसको सुलझाया जाएगा। तो ये राजनीतिक पर्सपेक्टिव को चलने देना चाहिए ना, उसका एक लॉजिक होता है। जी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक में ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। जी हाँ, चीन के फौजी जो हैं भारत की सीमा में आए हैं और आकर वहीं जम गए हैं, और भारत की सेना ये कहती है कि इसका जवाब फोर्स से देना चाहिए। लेकिन जिन्हें सेनर माइंड कहा जाता है, वो लोग जो थम के सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि इसका जवाब अभी संयम से देना चाहिए। आखिर भारत के पास जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, वो क्या है? 9 मई को विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी जा रहे हैं चीन, और उसके बाद वहाँ के शीर्ष नेता, वहाँ के प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना है। किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं? कपिल कागजी, ये बताइए कि क्या वहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज है, जिसको हम ये मान रहे थे कि शायद वो बेहतर लोगों में से एक हैं, शायद वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं और जो वॉर मॉन्गरिंग है उसमें नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ये बताना चाहते हैं ये साहब, नए जो लीडरशिप है, कि उनमें कोई बदलाव नहीं है, बल्कि वही जो अग्रेशन है वही उनकी प्रवृत्ति के तौर पर लिया जाए। उस पर कोई शक नहीं है, कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, जो शी जिनपिंग हैं वो एक प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, इकोनॉमिस्ट, टेक्नोक्रेट, प्रिंसलिंग, कि कोई नया रास्ता निभाएंगे। मगर मुझे लगता है जैसे पहले कहा गया है कि एक इंटरनल डायनामिक्स है पीएलए और कम्युनिस्ट पार्टी की, कि शायद पीएलए में थोड़ा सा उनके मोराल के लिए अच्छा हम आपकी बात मानेंगे, ये होगा। मगर इस पर दूसरी बात यह है कि जनवरी में जब हमारे रक्षा सचिव गए थे तो एक नया प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है भारत के सामने कि हम एक एग्रीमेंट करेंगे कि आपकी जो ट्रूप लेवल है वो वही रहने दीजिए, और उस पर कुछ पॉजिटिव फीचर्स भी हैं। मगर भारत की तरफ से उस पर सहमति नहीं है कि उस एग्रीमेंट को आगे बढ़ा दें, क्योंकि 93 में एग्रीमेंट हुआ है, 96 में एग्रीमेंट हुआ है, जो इन्होंने कहा था 2005 का एग्रीमेंट हुआ है। इन समझौते के बावजूद आप देख रहे हैं पिछले 3 साल में 600 इंट्रूजन्स हुई हैं। तो उनकी तरफ से जो बर्ताव है, एक और चीज़ दर्शकों के सामने ये पेश करना चाहता हूँ, मैंने खुद ही सैकड़ों फ्लाइट्स की हैं फूकचे में, वो एक दमचौक के पास एक हमारा एयरबेस है, वहाँ पे कार्यक्रम अगर कोई सड़क बनाएंगे तो बनाने नहीं देते हैं। चुमार में वहाँ पेट्रोलिंग की एक पोस्ट इस्टेब्लिश हुई थी, उसको रोका गया। लेह लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल की एक छोटी सड़क बन रही थी, सड़क बनी तो चीनी आ गए, वो तो उस पर कोई शक नहीं है, भारत वहाँ मौजूद है इतने सालों से। मैं ये कहना चाहता हूँ अभी तक भारत ने काफ़ी संयम दिखाया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको बहकाइए, सिचुएशन को एस्केलेट करिए, मगर जहां आपके हित हैं उनको बिल्कुल डट के रहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है, वो कहते हैं हम डीबीओ में हैं क्योंकि यहाँ आपके कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, हम उस पर जांच करना चाहते हैं और हम यहाँ से जाएंगे नहीं। फ्लैग मीटिंग में कहा है, फूकचे में नहीं जाने देते, चुमार में। हम वहाँ की लीडरशिप की बात कर रहे हैं चीन की, और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हम सोच रहे थे उस तरह के बर्ताव के आदमी नहीं है, वो नई लीडरशिप नहीं है। लेकिन हमारी लीडरशिप की अगर हम बात करें तो क्या हमारी लीडरशिप भी आपको कहीं ना कहीं बटी हुई नजर आ रही है? क्या भारत में इसको लेकर एक राय है कि आखिर चीन के इस अग्रेशन का जवाब या इस तरह की जो प्रोवोकेटिव जो हरकतें हैं उनका जवाब कैसे दिया जाए?
इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। चीन कह रहे हैं कि हमने कोई इंट्रूजन नहीं की है, हम अपने ही टेरिटरी में हैं, पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जब हमारे ट्रूप्स 300-400 मीटर दूर हैं कि उन्होंने इंट्रूजन चाइना के टेरिटरी में किया है। तो क्या चीन ये कहना चाहता है कि LAC वहीं है जहाँ उनकी ट्रूप्स हैं और जहाँ हमारे ट्रूप्स हैं उसके बीच में LAC है? इसका क्या मतलब है? दूसरी बात जो आपने पूछी कि हमारे लीडरशिप क्या सोच रहे हैं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे लीडरशिप की आदत है कि ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और जब करते भी हैं तो सब पोला पोला कहते हैं, सब ठीक है, सब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो उनके स्टेटमेंट वक्तव्यों से कुछ खास पता नहीं चलता कि क्या सोच रहे हैं। पर मेरा ख्याल है कि एक महत्वपूर्ण घटना जो घटी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। तो अब हमारी लीडरशिप को इस मामले को ऑल पार्टी सहमति करनी चाहिए, और देश के हित को रखते हुए, अपनी क्षमताओं को देखते हुए ये सोचना चाहिए कि भी आगे अब क्या करना है जी। और इसके लिए पता नहीं अब सलमान खुर्शीद जी जा रहे हैं, पर अगर वो खाली हाथ लौटते हैं तो कतई नहीं उनके प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। और हमें लेकिन चीन को सिग्नल भी करना चाहिए कि देखिए, हो सकता है कि हम सैनिक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर हम आपका वाणिज्य इतना है उसमें कुछ हम रोक डाल सकते हैं, हम तिब्बत के मसले को फिर उठा सकते हैं। ये सब उनको हिंट्स देने चाहिए। लेकिन आपने ये कहा था शुरुआत में कि चूंकि भारत के अंदरूनी हालात उतने मजबूत नहीं है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि उनका तो प्रेस बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन भारत में चूंकि इस बात को लेकर आपने कहा था कि जो सैन्य ताकत है भारत की शायद वो इतनी मजबूत नहीं है और इसका फ़ायदा चीन उठा रहा है, इस तरह से एग्रेसिव जवाब दे रहा है, तो क्या भारत को दब के जवाब देना चाहिए इस मामले में? देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सरकार के साथ हैं, तो ये भी एक संकेत जा रहा है चीन को कि ये ना समझिए कि हम इस मामले पर डिवाइडेड हैं। जी, ठीक है। और हमारे कई डिफरेंसेस हों, पर इस मामले पर हम डिवाइडेड नहीं। प्रोफेसर आचार्य, बताइए कि दलाई लामा का जो मामला है, जो एक गले की हड्डी की तरह लगातार फंसा हुआ है, क्या आपको लगता है कि लगातार चीन को चिढ़ाते रहने का ये काम करता है, या चीन इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है, या फिर कहीं ना कहीं जो जवाब आता है चीन की तरफ से उसमें दलाई लामा का असर जो है वो नज़र आता है? इसमें कोई शक नहीं है कि दलाई लामा का जो सवाल है और तिब्बत को लेकर उनकी जो मन में आशंकाएं हैं भारत के रवैये से, वो बहुत गहरी हैं। आप किसी भी वहाँ पे बुद्धिजीवी से बात करिए या जो वहाँ के थिंक टैंक्स हैं, वो यही बात हमेशा उठाते हैं कि आखिर भारत की मंशा क्या है तिब्बत को लेकर। क्या वो तिब्बत को चीन से अलग करने का एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव रखता है? ईगो की तरह एक सवाल भी बना लिया है चीन ने, कुछ ऐसा भी है? ईगो तो नहीं है, क्योंकि हाल में जो तिब्बत के से लेकर उनको जो परेशानियां हो रही हैं और तिब्बत के अंदर जो एक बवाल उठ रहा है, उससे लेकर उनको काफ़ी परेशानी है। लेकिन उनके जो संदेह हैं मन में भारत के प्रति, वो काफ़ी गहरे हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम इसको पूरी तरह से इस संदेह को समझ सकें, क्योंकि वो बार बार ये तिब्बत को जब भी कोई विजिट होती है या कोई डॉक्यूमेंट, दोनों जॉइंट डिक्लेरेशन होता है, उसमें वे ये ज़रूर इंसिस्ट करते हैं कि भारत अपनी तरफ से तिब्बत के ऊपर क्या पोजीशन है उसको क्लियर करे। तो ये उनका एक कोर इंटरेस्ट। जो लगातार ऑनगोइंग पॉलिसी है तिब्बत को लेकर, दलाई लामा को लेकर, उसका हम किस तरह से रिव्यू करें आज 21वीं सदी में, 2013 में? नहीं, सरकारी तौर पे तो भारत काफ़ी क्लियर है कि वो तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन एक गैर सरकारी तरह से जो गतिविधियाँ चल रही हैं, ये जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, फिर जो तिब्बती पॉपुलेशन है, ये सब तो काफ़ी एक इसको कॉम्प्लेक्सिटी तो बना ही दिया है उन्होंने इस होल इशू को। जी, राजीव सिकरी जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि तिब्बत, हमने कहा कि वो चीन का अंग है, पर साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि तिब्बत की ऑटोनॉमी है। तो जो ऑटोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर हमें थोड़ा जोर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर उनको आशंकाएं हैं तिब्बत के बारे में, तो हमें भी तो बहुत सी आशंकाएं हैं कि वो वहाँ की जौन सी नदियाँ हैं उनके पानी को क्या कर रही हैं। आज तिब्बत चीन के कब्ज़े में है, पर हर वक्त तिब्बत चीन के कब्ज़े में नहीं था, और चीन को कोई हक नहीं है कि वहाँ की जौन सी नदियाँ हैं उनका पानी जिस तरह इस्तेमाल चाहे कर सकते हैं,
क्योंकि इसका असर न केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सारे साउथ एशिया के मुल्कों पर पड़ता है, पर साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों पर भी पड़ता है। तो ये भी बात हमें दुनिया के सामने लानी चाहिए कि देखिए, ये तिब्बत का मामला केवल दलाई लामा और तिब्बत गवर्नमेंट के एग्जाइल और ह्यूमन राइट्स का ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मामला है। तिब्बत एक थर्ड पोल है जी। और चीन नहीं वहाँ जो भी चाहे वहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके असर सारी दुनिया पर पड़ेंगे। बिल्कुल। ये मामला हमें ऊपर उठाना चाहिए। जी जी। इंटरनेशनली कैसे देखा जाता है भारत को, जो भारत का रुख है तिब्बत पर, और चीन की जिस तरह की पॉस्चरिंग है, इंटरनेशनली भारत का जो ये रवैया है इसको कैसे देखा जाता है? ये तो पॉजिटिवली देखा जाता है, क्योंकि आप देखिए कोई दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो कि तिब्बत की इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। हाँ, काफ़ी जो NGOs हैं वो इस मामले में लगे हुए हैं कि ह्यूमन राइट्स, चाइना के ऊपर प्रेशर डालें, और जो एक इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका है, तो भारत का जो पोजीशन है वो बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत को इतना बड़ा, जैसे बुद्धिज़्म यहाँ से गया और इतना बड़ा एक तबका है, तो उनके हित भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको भी एक जगह देनी चाहिए। काक साहब, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब तीसरी जो मीटिंग है, फ्लैग मीटिंग, वो भारत चाहता है कि हो जाए, लेकिन इससे पहले इसमें हमें कोई नतीजा हासिल होगा या फिर सलमान खुर्शीद के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, मुझे ऐसा उम्मीद तो है कि चीन मानेगा कि अब इस वक्त ऐसी स्थिति है कि उनको संयम दिखाना है, और जो उनके सैनिक वहाँ मौजूद हैं उनको बाहर वापस भेजाया जाएगा। अगर वो नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मेरे दृष्टिकोण से ये डट के रहना चाहिए, क्योंकि आज 25 तारीख है, 9 मई और 25 तारीख में 2 हफ्ते हैं। अगर 2 हफ्ते वो नहीं हटे, मेरे ख्याल में ये उचित नहीं होगा कि सलमान खुर्शीद चाइना जाए, क्योंकि अगर आप इस मुद्दे पे, जैसे मैंने कहा है कि पहले भी कहा, हम रिपीटेडली कहते आ रहे हैं कि उनके दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण कहाँ लाइन है, मगर दिलचस्प बात दर्शकों को जानने की बहुत ही आवश्यकता है कि 2002-2003 में इतनी बार भारत सरकार उनको गई है चीन के साथ पास, और कहते हैं आप अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो पोजीशन आप समझते हैं वो बताइए, हम अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल बताएंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही, 10 साल से चुप है, 10 साल से चुप है कि अगर मगर वो सॉल्व नहीं करना। हमें लगता है अगले 2 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए कि अगर मामला हल नहीं होता है तो आपका ये कहना है कि मेरा कहना है कि सलमान खुर्शीद को नहीं जाना चाहिए। वो अलग बात है कि उसके बाद फिर किस तरह की स्थितियां बनेंगी अगर विदेश मंत्री वहां नहीं जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल काक जी, प्रोफेसर अलकाचार्य, राजीव सिकरी जी। तो फिलहाल तो स्थिति में जो है वो तनाव लगातार बना हुआ है। ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि फिलहाल जो तीसरी फ्लैग मीटिंग जिसकी बात, इसकी चाहत भारत को है, अगर वो होती है तो हो सकता है मामला कुछ सॉल्व हो, कुछ हल हो, इससे पहले कि सलमान खुर्शीद चीन जाएं या फिर ना जाएं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।